हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के कर कमलों द्वारा कैंडल जला करके बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए उद्घाटन कर रहे हैं। और हमारे केंद्रीय संगठन सचिव मानवर नाहू राम जी, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष मानवर संजय रविराज जी और प्रदेश के उसकी लिस्ट दे दो हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। गढ़वा पलामू की ये ऐतिहासिक धरती और यहाँ उपस्थित इस मंच पर जो सम्मानित लोग हमारे भीम आर्मी के हैं, सभी पदाधिकारी, कुछ ऐसे भी हैं जैसे वासुदेव बोध जी जैसे, जिनको मेरी वजह से बोलने का मौका नहीं मिला समय कम होने के कारण, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की जिला कमेटी का, प्रदेश कमेटी का, हमारे साथ पूर्व एमपी जो साथी बैठे हुए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उनसे ज्यादा धन्यवाद आप सब लोगों का, क्योंकि यहाँ तो कूलर चल रहा है, आपके पास कूलर भी नहीं और आप झुके तो पिछले 3 घंटे से 2.5 घंटे से लगातार यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को। मुझे एक टॉपिक दिया गया जिसपे आप मुझे सुनना चाहते हैं, मैं उस पर अपनी बात रखूंगा। उससे पहले मेरे दिल में एक तकलीफ है, वो भी मैं आपसे रखूंगा। अपनी बात को शुरू करते हुए मैं समय समय पे जो संत गुरु महापुरुष जन्मे हैं भारत की धरती पे, महामानव तथागत बुद्ध, संत श्रोमणी सदगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास, फिर गुलाम भारत में जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन चलाया, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, महामना रामसु वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, प्यारेलाल यादव, पेरियर रामास्वामी नायकर और वो महानायिकाएं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देके हमें अपने पैरों पे खड़ा किया। माँ सावित्रीबाई फूले, माँ अहिल्याबाई होलकर, माँ झलकारी बाई कोरी, माँ फातिमा सेठ, उन सबको भी मैं नमन करता हूं। और गर्मी बहुत है, मगर मेरी जिम्मेदारी है कि जब मैं यहां आया हूं तो आपको कोई बात समझाऊं। सबसे पहले मैं अपनी जो मुझे दुख हो रहा है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। पिछले काफी समय से 1 महीने से ज्यादा हो गया दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है। महिला पहलवान धरने पर बैठी हुई है क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ है और पूरे देश के लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। आरोप जिन पे है वो सरकार के एक सांसद हैं गोंडा से, ब्रजभूषण शरण सिंह। पूरी सरकार लगी हुई है उनको बचाने के लिए। मैं लंबे समय से वहां आंदोलन में था क्योंकि हमारे सम्मानित लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से ये रैली की व्यवस्था की। लंबे 2 महीने पहले लगभग प्रोग्राम की डेट तय हुई थी, तब प्रोटेस्ट भी नहीं चल रहा था। आज मुझे यहाँ आना था, लेकिन जब मैं यहाँ आया मेरी गैर मौजूदगी में सबसे बड़ा दुख ये हुआ कि आज पुलिस ने सरकार के इशारे पे उन बच्चों को खूब पीटा जो महिला प्रोटेस्टर वहां बैठी थी। महिला
पहलवान वहां बैठी थी। वो पहलवान जिन्होंने देश में, दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, उनको पीटा। वो जो टेंट था उसको उखाड़ दिया, उनको सबको उठा कर डिटेन कर दिया। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं को जो दिल्ली में रहते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। मेरे मन में ये पीड़ा हो रही थी कि भाई मैंने उन बहनों से वादा किया था, लेकिन आज मैं यहां हूं और सरकार ने मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया। अगर मैं वहां होता तो सरकार चाहे कितना जोर लगा लेती, लेकिन उन बहनों को पीटने की हिम्मत नहीं कर पाती। सरकार जानती है इस बात। लेकिन मुझे इस बात का दुख है क्योंकि मुझे यहां आना था, आपने मेहनत की थी, आप जुटे थे, आपके सम्मान का ख्याल रखना था। वहीं उन बहनों को दिया हुआ वचन भी मेरे याद है। मुझे आज इतनी तकलीफ हो रही है कि आप देख रहे होंगे मंच पे, मैं तब से फोन ही चेक कर रहा हूं कि जितना अन्याय आज दिल्ली में हुआ। जो किसान आ रहे थे उनको अरेस्ट कर लिया, जो महिला किसान आ रही थी उनको अरेस्ट कर लिया, कहीं पत्थर लगा दिए, कहीं कांटे लगा दिए, कहीं लाठीचार्ज कर दिया। मेरा मन सच में नहीं हो रहा था कि मैं यहाँ 1 मिनट भी रुकूं। मैं सच कह रहा हूं, मैं आप अगर मेरे पास साधन होते यहां से वहां पहुंचने के तत्कालिक, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के चला जाता, क्योंकि मैं आपके बीच तो बाद में भी आ जाऊंगा। लेकिन जहां बहन बेटी के सम्मान की बात हो और वहां चंद्रशेखर आजाद ना हो, तो इस बात को शायद मेरा जमीर, मेरा मन स्वीकार ना कर पाए। तो ये दर्द मुझे था, मुझे आपसे बताना भी था कि मैंने अभी एक ट्वीट करके आपके साथ बैठे वादा भी किया कि जहां से टेंट उखाड़ा वहीं चलेगा आंदोलन, और सरकार गलतफहमी में न रहे। मुकाबला याद रखे, किसान कमेरों से है, दिमाग ठीक कर देंगे पूरी सरकार का, अगर सरकार का दिमाग खराब हो तो मैं जल्दी वहां लौटूंगा उनके बीच, और फिर से वो आंदोलन वहीं चलेगा और वो आंदोलन हम लोग जीतेंगे। अब मैं एक टॉपिक पे भी मुझे बात करनी है। पहले मैं अपने सम्मानित नेताओं से भी कुछ कहना चाहता हूं। जितनी जोर जोर से आप लोग मंच पे भाषण देते हैं ना, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब के आंदोलन से हम लोग बोलना तो बहुत सीख गए। अगर इतनी जिम्मेदारी से आप गांव देहात में जाके अपनी बात रखने लग जाओ तो शायद ये समस्याएं कम हो जाए, जिन समस्याओं के लिए या इसी बात को लेके आप गांव देहात में जाओ। गांव देहात में एक बड़ा समाज रहता है, जिस दिन वो तैयार हो जाएगा आपकी आधी लड़ाई खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, ये सब लोग आप कितनी भी अच्छी बात करो, वो आपकी बात को इग्नोर करके सुनेंगे मेरी बात को, क्योंकि आप तो मुझे सुनने के लिए आए हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा था कि भाई कम बोलो और ज्यादा एनर्जी, क्योंकि आप अगर यहाँ अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हो तो ज्यादा एनर्जी जाके गांव में लगाओ, कस्बों में लगाओ, छोटी छोटी मीटिंग करो, लोगों को तैयार करो, लोगों को समझाओ कि आज हालात क्या है। ठीक है, टॉपिक बहुत अच्छा है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मुझे आपसे ये कहना है, मैं बैठा जी की बात को आगे बढ़ाता हूं। वो जिक्र कर रहे थे 1930 के करीब का। देखो, देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। कब हुआ? तुम नौजवान लोग सुन लो, तुम्हारे कंधों पे इस समाज की भी, इस प्रदेश की भी और इस देश की, तीनों की जिम्मेदारी है। समझ आई? किस किस की जिम्मेदारी है? समाज की, जहां पैदा हुए, अपने प्रदेश की और देश की, सबकी जिम्मेदारी है। ये नीला पटका पहनने से काम नहीं चलेगा। जो आज बता रहा हूं, अगर इस पे काम करोगे तो कामयाब हो जाओगे, वरना सब जीरो हो जाएगा। याद रखना मेरी बात। ठीक है, मैं तुम्हें बहुत मीठी मीठी बातें नहीं सुना सकता, जो कड़वी सच्चाई वही बता सकता हूं। नीम कड़वा होता है लेकिन फायदेमंद होता है, इसलिए मेरी बात पे गौर करना। देखो, गर्मी तुम्हें लग रही, मैं समझता हूं, लेकिन ये समझो हम किसान कमेरों के औलाद हैं, हमारे तो बड़ों ने इस गर्मी को सहा है। ये गर्मी आज आपका ध्यान ना इधर उधर करे, आपका पूरा ध्यान मेरी बात पे होना चाहिए। तब जाके मुझे लगता है कि मेरा यहाँ आना और इनका ये पैसे खर्च करना और आपका यहाँ आना, अपने खून पसीने कमाई लगाना, तभी सफल हो पाएगा। ठीक है, कोई बहुत अच्छी बात लगे खूब कोई ताली मत बजाना, कोई बहुत बुरी बात लगे कोई अफसोस मत करना, बस सुनना। क्योंकि जैसे आप ताली बजाओगे आपका जो ध्यान है वो हट जाएगा। और हम पिछले 70 सालों से इस देश में तालियां ही बजा रहे हैं, समझ रहे हो? अगर वास्तविकता में जमीनी काम करते तो आज हमारी भी हैसियत होती, इस प्रदेश में भी और देश में भी।
हैसियत क्या है इसमें भी बात करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा हमारी माताओं बहनों को, उनको कुछ नहीं कहना पड़ता कहाँ बैठना है कहाँ खड़े होना है, वो हमेशा अपना प्यार आशीर्वाद वहीं बैठ के देती रहती है, उनको कोई अनुशासन नहीं सिखाते। बहुत बहुत धन्यवाद। इन माओ बहनों का आशीर्वाद सब हम सब लोगों पे बना रहे। अब गौर करो, देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों के अधीन था, गुलाम था, ठीक है। लेकिन 15 अगस्त 1947 को भी हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हैसियत वही थी जो 14 अगस्त 1947 को थी, आजाद होने के बाद भी। क्योंकि आजाद होने के साथ पावर ट्रांसफर हुई, अंग्रेजों से पावर ट्रांसफर होके जो यहां कांग्रेस पार्टी के लोग थे उनके पास आ गई और बिना चुनाव के नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन आपको पता है कि असली आजादी कब मिली? असली आजादी तब मिली जब 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान इस देश में लागू हुआ। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि अगर आपको यही एहसास नहीं कि आपकी आजादी का दिन कब से शुरू हुआ और आपको आजादी को जिंदा रखना है, तो आपकी फिर आप में और गुलाम में कोई फर्क नहीं है, चाहे देश आजाद हो या देश गुलाम हो। 15 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त को जिसकी जेब में 100 रुपए थे, 15 अगस्त को भी उसकी जेब में 100 रुपए थे। और जिसकी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी, हमारे पूर्वजों के 15 अगस्त को भी उनकी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी, ना 16 अगस्त को थी ना 17 अगस्त को थी। भारतीय संविधान ने देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बराबरी लाके दी और संविधान के साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने एक शंका जाहिर की। वो शंका ये थी कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले जो मेहनत कर रहे हैं, आप ये सोचो, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के, मुझे भी नहीं पता था ऐसा समय आएगा कि हमें दल बनाना पड़ेगा अपने लोगों की रक्षा सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए, उनको ताकत देने के लिए। जो लोग यहां बैठे हैं इन्हें भी नहीं पता था कि कल दल बनाना पड़ेगा। सोचो, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के आपके लिए हकों की लड़ाई लड़ी, अगर उनको अवसर मिलेंगे तो वो आपके लिए क्या नहीं करके दिखाएंगे। मैं तो आपसे भी कहता हूं, मैंने मध्य प्रदेश के लोगों से कहा कि जो समस्या आप समस्या समझते हो उसको एक लिस्ट बना के मुझे दे दो और ताकत बनाओ। जो समस्या आप बताओगे, जो मांग आप करोगे, अगले दिन उसको घोषणा पत्र हम लोग बना देंगे। भारत में सर्वशक्ति लोकतंत्र में है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र जनता के हाथ में है, जनता उसमें मालिक है। आप जिसको चाहोगे वो ताकतवर हो जाएगा। बस आप मेरे संदेश को लेके गांव देहात कस्बे गली तक चले जाओ और ये कहो कि आपका भाई आपसे ताकत मांगने के लिए आया है, आपका भाई आपसे अपने संघर्षों के लिए एक अवसर मांगने के लिए, और आपका भाई आपसे कहने के लिए आया है कि अब तो उठ खड़े हो। अगर कुत्ते के आगे से भी उसका भोजन छीन लिया जाए वो भी रिएक्शन कर देता है, कहते हैं वो सबसे वफादार होता है। आप तो इंसान हो, आपके तो सारे अधिकार छीन लिए सरकार, फिर भी चुप बैठे हो। तो ये तो ऐसा ना हो कि वो दिन आ जाए कि हम पे कुछ पछताने के अलावा बाकी ना। तो जो साथी काम कर रहे हैं, हमारे सम्मानित नेता, उनसे भी कहूंगा, मैंने हमारे पीछे वो बैठा था राजकुमार, उससे भी कहा, तुमसे भी कह रहा हूं नागमणि, आप लोग नौजवान लोग हो, आपके अंदर हिम्मत है, क्षमता है। संजय और तमाम सब लोग, आप नौजवान लोग अपनी अपनी मेहनत का, अपनी क्षमता का प्रयोग करो, निकलो गांव में। साधन ही तो कम होंगे ना, नेताजी की तरह बहुत बड़ी गाड़ी घोड़े नहीं होंगे ना, मोटरसाइकिल तो होगी, साइकिल तो होगी, पैर तो हैं, अपने पैरों चलो ना। दुश्मन के महल से अच्छी होती है अपनी झोपड़ी। अपनी झोपड़ी में अपनी ताकत बनाओ, खुद के मालिक बनो, जहां इज्जत है। गली गली दरवाजे फिर घूमना बंद करो, किसी के पीछे खड़ा होना बंद करो, अपनी ताकत बनाओ, अपने आंदोलन को मजबूत करो। क्योंकि अगर किसी दूसरे को आपके हक अधिकारों की रक्षा करनी होती, आपको कुछ देना होता तो आज तक दे दिया होता। अब तो लूटने के कगार पे आ गया, सब कुछ छीनने के कगार पे आ गया। अब तो समझो, बाबा साहब अम्बेडकर जो कह के गए अपने लिए, थोड़ा कि हम अपनी इन संतानों के लिए तो कह के गए, आपके और मेरे जैसे बच्चों के लिए अपने, कि भाई वो आएंगे, मुझे पढ़ेंगे और कुछ करके दिखाएंगे। जब एक गरीब का बेटा अपने हक अधिकार के लिए मेहनत करने के लिए निकलता, चुभता बहुत लोगों को है। लेकिन आप सोचो कि अगर आपके बीच का आदमी आगे बढ़ेगा तो वो आपके दर्द और तकलीफ को भी जानता है, उसको बताना नहीं पड़ेगा आपको,
और कोई महल वाला आगे बढ़ेगा तो साहब महल वाले तो फिर हमें कीड़े मकोड़े मानते से ज्यादा कुछ मानते नहीं है। इसका प्रमाण ये है कि देखो सड़कों पे कितने लोग मरते हैं। आप देखना कभी कोई महल वाला उतर के पूछता है कि कौन मरा है। इसलिए आप यहां बड़ी संख्या में जुटे हो। हम बहुत जल्द यहां आजाद समाज पार्टी का गठन करेंगे। और मैं स्कूल से आके उस घास को उठा के लेके आता था। ऐसे माहौल में मैं पल के बड़ा होके आया और दूध बेच के हमारी माँ ने हमें बहुत सारी सुविधाएं दी। ऐसी ही बहुत सारी माओं के हाल है घरों में। आप देखना, जो पशु भी पालते हैं ना, अपने लिए नहीं पालते हैं, उसका दूध बेच के अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, उनको रोटी देनी है, इसलिए पालते हैं। हमारे यहाँ नहीं पालते दूध, आपके यहाँ भी नहीं पालते हो, मैं तो जानता हूं ना अपने लोगों को। वो इसलिए पालते हैं पशु कि अपने बच्चों का पेट पालते हैं, क्योंकि माँ को ज्यादा वो होती है, पिता को भी होती है, लेकिन माँ को बहुत होती है। माँ को ये लगता है कि वो चाहे वो खुद भूखी रह ले लेकिन उसका बच्चा भूखा ना रहे। तो मैं अपनी माओं को, बहनों को भी नमन करता हूं। उनसे ये जय मंडल, जय संविधान। और आखिरी बात, आपसे डरना मत। ये लोकतंत्र है। आपकी तरफ कोई आंख उठेगी तो कोई अधिकारी कर्मचारी चैन से नहीं सोएगा। आप मेरी बात को याद रखें। इसलिए हिम्मत करके आगे बढ़ो, अपनी लड़ाई लड़ो। अपने आप को अकेला मत समझो। हम संगठन के लोग हैं। हमारा संगठन भारत का सबसे बड़ा संगठन है और हमारी एक आवाज पे सरकारों की कुर्सियां हिलती हैं। लेकिन कुर्सी हिलाने के साथ साथ आपको कुर्सी पे भी बिठाना है। मुझे ले जाओ। गाड़ी से आके आ जाओ। छोड़